हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की भांति हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। तो पहला है, डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखेंगे डीजीसीए जो है, डीजीसीए द्वारा टाटा टाटा ग्रुप स्वामित्व वाली टाटा ग्रुप स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया है, स्वामित्व वाली एयर इंडिया एयर इंडिया पर विमानन सेक्टर की नियामक डीजीसीए ने विमानन सेक्टर की नियामक जो है डीजीसीए ने जो टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया है, इस पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने लाख रुपए का? 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना क्यों लगाया है? तो ये देखेंगे, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और जो क्रू की थकान होती है, क्रू की थकान को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के कारण इसे 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है डीजीसीए के द्वारा। किसको? एयर इंडिया को 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने चुनाव के 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। तो जो अब बात करेंगे, वो वान थुआंग जो ये हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? देखेंगे, ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। वियतनाम के राष्ट्रपति थे। और 20 मार्च 2024 को जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है, देखेंगे वियतनामी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। जो अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बो थुआंग ने अपने चुनाव के 1 साल के बाद ही इस्तीफा दे दिया है, तो वियतनाम के राष्ट्रपति थे। इन्होंने 20 मार्च 2024 को इस्तीफा इनका स्वीकार कर लिया गया है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी इनका इस्तीफा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ललितपुर में श्री ज्येष्ठ वर्ल्ड महाविहार का उद्घाटन किस देश के साथ भारत की विकास साझेदारी को दर्शाता है। तो ललितपुर में श्री श्रेष्ठ वर्ल्ड जो महाविहार है, तो यह नेपाल, कहाँ पे? नेपाल के साथ इसका उद्घाटन किया गया था। तो पहले देखते हैं, जो भारतीय राजदूत हैं, भारतीय राजदूत, ध्यान से देखेंगे, भारतीय राजदूत और नेपाल के एक मंत्री हैं, नेपाल के मंत्री। अब जो भारतीय राजदूत हैं नेपाल में, वो नवीन श्रीवास्तव हैं, श्रीवास्तव नवीन श्रीवास्तव। और जो नेपाल के मंत्री जी हैं, धन बहादुर बुद्ध, धन बहादुर बुद्ध। ये दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से, देखेंगे, संयुक्त रूप से नेपाल में, कहाँ पे? नेपाल में श्री ज्येष्ठ श्री ज्येष्ठ वर्ड महाविहार श्री ज्येष्ठ वर्ड महाविहार ललितपुर की नई उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया है? ललितपुर में इसका नई इमारत का उद्घाटन किया है भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल के मंत्री धन बहादुर बुद्ध। इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से नेपाल में श्री ज्येष्ठ वर्ड महाविहार का उद्घाटन, ललितपुर में एक नई इमारत का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तकनीकी पर पहले प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके पहले प्रस्ताव पर इसको मुहर लगा दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले पहले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र के 193 देश हैं, सभी 193 देशों को इसमें सहमति है। 193 देशों की इसमें सहमति बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जितने भी 193 देश हैं, सभी देशों की सहमति के अनुसार ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तकनीकी पर पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वो कौन सी तकनीकी है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो अब इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो भारत सरकार
भारत सरकार ने भारत सरकार ने देखेंगे, भारत सरकार ने हैती में फंसे हुए हैती में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इन्होंने ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया भारत सरकार ने। कहाँ से निकालने के लिए? हैती में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को, जो हैती में लगभग 23 दिनों से यहाँ पे हिंसा जारी है। और हैती एक कैरिबियाई देश है, हैती एक कैरिबियाई देश है, ठीक है। यहाँ पे 23 दिनों से हिंसा चल रही है, तो हैती में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजी न्यूजीलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, तो 18 प्लस से कम स्टूडेंट हैं, 18 से उम्र के कम बालक हैं 18 वर्ष से, तो उन सबको जो आदत लग जाती थी, नाबालिगों को नशे की जो आदत लग जाती थी, इसकी आदत को छुड़ाने के लिए, आदत को रोकने के लिए यह मदद करेगा। कौन सा? जो इसमें न्यूजीलैंड ने डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है, ये नाबालिगों के लिए लगवाया है, क्योंकि नाबालिगों की संख्या यहाँ पे बढ़ जा रही थी। और यहाँ पे न्यूजीलैंड ने 20 मार्च को डिस्पोजल ई सिगरेट डिस्पोजल डिस्पोजल ई सिगरेट सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इस पर 20 मार्च को प्रतिबंध लगाया है। और इमेज में आप देख सकते हैं, नए कानूनों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वेब्स बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं को लगभग 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है कि जो भी लोग खुदरा मूल्य पर डिस्पोजल ई सिगरेट या वेब्स को बेचते हैं, तो उन पर काफ़ी जुर्माना लगाया जाएगा, जो 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर होगा। हाल ही में खबरों में रहा आईएमटी त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आईएमटी से ही इसमें देशों के नाम छिपे हुए हैं। आई से हो जाएगा आपका इंडिया, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। यम से हो जाएगा आपका मोजाम्बिक, यम से क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक मोजाम्बिक। और टी से हो जाएगा तंजानिया। तो ये 3 देश हैं जिनकी एक त्रिपक्षीय ये युद्ध अभ्यास है, और आईएमटी में ही छिपा हुआ है तीनों देशों का नाम। तो जो ट्राइलैटरल, इसे ट्रीलेट भी बोलते हैं, ट्राइलैटरल ट्राइलैटरल या इसे ट्राइलेट अभ्यास भी बोला जाता है। ट्रीलेट, एग्जाम में आपको ट्रीलेट ही मिलेगा, तो ट्रीलेट अभ्यास या ट्राइलैटरल अभ्यास बोला जाएगा, या आईएमटी अभ्यास बोला जाएगा। तो ये इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? इसका दूसरा संस्करण है ये, दूसरा संस्करण। और दूसरे संस्करण में ये तीनों देश भाग लेंगे। जो कब आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित होगा 21 से 29 मार्च 21 से 29 मार्च 2024 21 से 29 मार्च 2024 को इसके बीच ये आयोजित होने वाला अभ्यास होगा। और इसमें 2 जलपोत भाग लेंगे। 2 जलपोत कौन से? तो आईएनएस तीर प्लस आईएनएस सुजाता। इसमें 2 जलपोत जो है ये भाग लेंगे, आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता, इसका यहाँ पे 2 जलपोत भाग लेंगे, ठीक है। आईएमटी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 देशों के बीच होगा। ट्राइलैटरल अभ्यास होगा। इसका जो आयोजन होगा 21 से 29 मार्च 2024 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया कंडक्ट आईएमटी ट्राइलेट 2024 एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता, आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता, ठीक है। आगे देखते हैं, देखेंगे हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया है? तो इसका जो सही यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पे लोगो लगा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2019 में स्थापित, 2019 में 2019 में स्थापित इसका जो उद्देश्य है वो क्या, इसका उद्देश्य है तो यहाँ पे इसका उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या है। तो फर्जी समाचार पत्र होते हैं, फर्जी समाचार बनाने वाली कंपनियों को रोकना, फर्जी समाचार बनाने वाले को रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है, रोकना। तो यहाँ पे देखेंगे हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2019 में स्थापित इस मंत्रालय का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य फर्जी समाचार बनाने वालों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसानों में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो यहाँ पे देखते हैं जो अमेरिकी डॉक्टर हैं, कौन है, बहुत ही खतरनाक ये काम हुआ है। तो अमेरिकी डॉक्टरों ने ऐसा किया है। तो अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इंसानों के पहली बार इंसानों में जो रोगी था, कितने वर्ष का, 62 वर्षीय रोगी 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक जो सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया, सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया अमेरिकी डॉक्टरों ने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा अमेरिकी डॉक्टर। तो पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। तो अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में कौन सा इंसान था, तो 62 वर्षीय रोगी था जिसमें सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिकी चिकित्सक द्वारा चिकित्सा का नया युग, सुअर से मानव, पिग किडनी ट्रांसप्लांट्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। तो बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। तो पेरिस ओलंपिक जो 2014 है, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है यह पेरिस में यानी कि फ्रांस में होगा 2024 का, ठीक है, फ्रांस पेरिस में होगा। और यह इसका प्रारंभ कब होगा, तो इसका जो प्रारंभ होगा वह 2024 26 जुलाई 2024 को इसका प्रारंभ होगा। और इसकी समाप्ति कब होगी, तो इसका जो समापन होगा वो 11 अगस्त 2024 को समापन होगा। और इसका अगर देखते हैं शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या होगा, शुभंकर तो फ्रीजियन कैप, इसका शुभंकर होगा फ्रीजियन कैप, इसका शुभंकर होगा। और जो पैरालंपिक का शुभंकर होगा, पैरालंपिक का जो शुभंकर होगा वो कृत्रिम पैर होगा, कृत्रिम पैर, ठीक है। पैरालंपिक शुभंकर क्या होगा पेरिस ओलंपिक 2024 का, तो वो होगा कृत्रिम पैर, ठीक है। और इसमें अगर बात करें, किसकी बात करें, तो शीर्ष जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी, ये भारतीय खिलाड़ी, इनका नाम है शरत कमल, शरत कमल, शरत कमल। ये भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक होंगे, ठीक है। बात करते हैं शरत कमल जी की। तो शरत कमल विश्व में 88वें नंबर, मतलब 88 नंबर पर काबिज हैं, 88 नंबर पर काबिज हैं, ठीक है। और 10 बार इन्होंने, देखा जाए इनके बारे में, तो 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप शरत कमल जी ने जीता है। तो ये था इनके बारे में बात। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक जो होंगे वो शरत कमल होंगे, ठीक है। शरत कमल भारतीय शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये वर्ल्ड में 88वें नंबर पे हैं, काबिज हैं, और ये ध्वजारोहण करेंगे
ध्वजवाहक होंगे और इसकी घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ ने की है। और प्रारंभ कब होगा? तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 स्टार्ट होगा तो 26 जुलाई 2024 को, और समापन 11 अगस्त 2024 को। शुभंकर जो होगा फ्रीजियन कैप शुभंकर होगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टैटिक जीके की टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके में, वो हम लेते हैं OECD। आज का जो टॉपिक है OECD। तो OECD का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद कोऑपरेशन के बाद देखेंगे तो डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में OECD बोलते हैं। अगर हिंदी में इसका नाम देखा जाए, हिंदी में इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बोला जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, हिंदी में इसका जो नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बात करते हैं तो 1948 में जो इसकी गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग संगठन एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो देखेंगे इसको 1948 में किस नाम से जाना जाता था? तो 1948 में इसको यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे लिख सकते हैं 1948 में इसका जो नाम था, इसका नाम क्या था? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। मतलब 1948 में इसको इस नाम से जाना जाता था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से। और 1961 ईस्वी में देखेंगे ध्यान से, 1961 में इसे आर्थिक सहयोग, इस समय जो जाना जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है, जिसे OECD छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में OECD कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट लाइन की। तो जो इसका मुख्यालय है OECD का मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान की। किसकी बात करते हैं? आसियान की। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आसियान, ASEAN। अब यह आसियान क्या होता है? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का फुल फॉर्म होता है। और अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो आसियान का जो पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्वी, देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसका हिंदी में पूरा नाम होता है। अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी आसियान की, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बात करते हैं स्थापना की। तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। तो इसके जो गठन संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक जो देश थे इसमें कौन कौन थे? तो जो भी देश, दो एक देश देखेंगे। पहला था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर व थाईलैंड में इसका गठन हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या 10 थी। कितनी थी? तो देखेंगे सदस्य देशों की जो संख्या थी, देशों की संख्या 10 है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। और आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। इसका केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है? केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में,
इंडोनेशिया की, जो इंडोनेशिया में स्थित है, जकार्ता। ठीक है। और 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। तो बात करेंगे भारत को कब इसमें पूर्ण रूप से इसका संवाद सहभागी बना लिया गया, तो 24 अगस्त 1996 को आसियान का भारत को आसियान का पूर्ण रूप से सहभागी बना लिया गया। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण रूप से सहभागी बना लिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा हमारा संगठन है, तीसरा है दक्षेस या सार्क जिसे बोलते हैं, SAARC। इसे सार्क या दक्षेस बोला जाता है। ठीक है। हिंदी में इसे दक्षेस भी बोला जाता है, बता रहे हैं दक्षेस क्यों बोला जाता है। ठीक है। तो आइए यहाँ पे जो सार्क होता है इसको बोलते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इनका पूरा नाम है। और इसके बोलते हैं दक्षेस का मतलब, ये तो हो गया इंग्लिश का फुल फॉर्म, और दक्षेस का जो मतलब होता है दक्षिण एशियाई सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका हिंदी में नाम है, सहयोग संगठन। ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ पे है मुख्यालय? काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है दक्षेस का। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दक्षेस की जो स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था इसकी स्थापना। और इसके सदस्य देश कौन से हैं, तो इसके जो सदस्य देशों की बात करेंगे तो सदस्य देश में भारत, पाकिस्तान, उसके बाद है बांग्लादेश, नेपाल, जो एशियाई देश हैं। ठीक है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अक्सर ये पड़ोसी देशों में गिनती इनकी की जाती है, मालदीव, अफगानिस्तान। तो कितने हो गए, भारत, पाकिस्तान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने देश हैं इसमें, 8 देश हैं। ठीक है। जो यहाँ पे भारत के सदस्य, सॉरी दक्षेस के जो सदस्य देश हैं वो टोटल कितने देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, टोटल 8 देश हैं इसमें। ठीक है। और सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 ईस्वी में, जो सार्क का यहाँ पे देखेंगे, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।